नमस्कार, आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। हम बात करेंगे आरएसएस, योगी, मोदी के बीच जो घमासान मचा हुआ है। लगातार जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है अब जनता के सामने भी खुलकर सामने आने लगा है। जिस तरीके से ये लखनऊ और दिल्ली के बीच की लड़ाई में मोहन भागवत पिसते चले जा रहे हैं, या कहें संघ के नेता लगातार जिसमें एक कुएं में फंसते चले जा रहे हैं, उस पर लेकर संतोष जी के साथ बात करेंगे। क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है अब बहुत ही बड़ा बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये हर देश की जनता के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो संतोष जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मोहन भागवत ने ही अब आरएसएस को फंसा दिया है? बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। और दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अब ये सामने आ रही है कि क्या मोहन भागवत अपने ही बनाए गए मकर जाल में फंस गए हैं। क्या मोहन भागवत की कमजोरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने अस्तित्व का एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। क्या मोहन भागवत और आरएसएस इस मुसीबत को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि सोमवार को जब बड़ा बवाल की कहानी की एक दूसरा फेज शुरू होगा, उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी हल्ला बोल करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल से निपटेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को राजनीतिक दल नहीं कह रहा था। तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खत्म होने के कगार पर है और जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के खात्मे की कहानी लिखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सत्य अरुण भाई कई बार कल्पना से विचित्र होता है। आज जब मैं ये बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या खत्म हो जाएगा, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निपट जाएगा, बहुत सारे लोगों को ये अजीब सी बात लगेगी। लेकिन मैं भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। चाहे वो प्राचीन काल का इतिहास रहा हो, मध्यकाल का इतिहास रहा हो, आधुनिक भारत का इतिहास रहा हो, या फिर देश की आजादी के बाद का इतिहास रहा हो, दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रधानमंत्री दूसरी बार से जैसे तीसरे कार्यकाल में आता है वो थक जाता है, वो थका हुआ नजर आता है। मुख्यमंत्रियों की भी यही बात है। जवाहरलाल नेहरू भी तीसरे कार्यकाल में थक गए थे। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में क्या हालत है हम और आप देख ही रहे हैं। लगातार शासन करने वाले नीतीश कुमार कैसे आगे जाकर थक गए थे। और इस देश में चाहे प्राचीन रहे हो, में देख लीजिए कि कोई भी जो वंश है वो 90 से 125 साल के बीच में रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। चाहे आप बड़े बड़े अलग अलग वंश को आप उठा के देख लीजिए। ब्रिटिश काल भी जो है कायदे से 1857 की क्रांति के बाद देश में उसका शासन हुआ। 1947 में उनकी विदाई हो गई, 90 साल में विदाई हो गई। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो क्या संघ चूक गया है? या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं अरुण भाई कि क्या संघ की पोल खुल रही है? और संघ की पोल किस लिए खुल रही है, ये हम अयोध्या के साथ साथ एक बात और करेंगे। प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर हिसाब मांगा, कर्नाटक के गृह मंत्री ने। अब आरएसएस और भाजपा ही खासतौर से भाजपा के सांसद रमेश जिगा जिनगी, इनका बयान बहुत वायरल है। दलित का आरएसएस से क्या मतलब? कर दिया बंटाधार इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। राम मंदिर में वैसे ही आस्था के इन्होंने इनकी हालत खराब हो रखी है, और भाजपाई सांसद मोदी शाह के सांसद कह रहे हैं कि आरएसएस का दलितों से क्या मतलब है। बीजेपी के अन्य नेता भी सामने आए अरुण भाई, वो कह रहे हैं कि प्रियांक खड़गे अपना मंत्रालय संभाले। दिक्कत यही है कि प्रियांक खड़गे गृह मंत्री है कर्नाटक के, और अगर इस देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों ने अपना कामकाज संभालना शुरू कर दिया तो फिर आरएसएस के लिए दिक्कत हो जाएगी। प्रियांक खड़गे ने जवाब दिया, भैया ये हजारों लाखों लोग लेकर जो आप कर्नाटक की सड़कों पर उतरते हो, वो जो पैदल मार्च जो करते हैं ना ये लोग, और जो बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो, उन बड़े बड़े कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था कौन करता है? उस राज्य की पुलिस करती है। भैया आप पुलिस कप्तान से मिलते हो, कमिश्नर से मिलते हो, सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हो। कभी आपने सुना है अगर मान लीजिए कोई पूजा भी करने है, कोई पूजा समिति होगी या कुछ होगा, आप जाओगे कि हम ये पूजा करना चाहते हैं, भंडारा करने के लिए भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है कई बार। अगर आप जाते हो, परमिशन लेते हो, तो पुलिस सबसे पहले आपको वेरीफाई करेगी ना कि आप कौन हो, आपकी संस्था क्या है, क्या करती है आपकी संस्था। अब प्रियांक खड़गे ने पूछ लिया कि भैया मुझसे सुरक्षा तो मांगते हो, मुझसे पुलिस तो मांगते हो, मुझसे व्यवस्था तो मांगते हो, तो मुझे ये जानने का हक तो है कि जिनकी सुरक्षा के लिए मैं अपने कर्नाटक की पुलिस भेज रहा हूँ वो कैसे आदमी है, वो कैसे लोग हैं, उनका संगठन कैसा है, उनका संगठन का हिसाब किताब कैसा है, उनका संगठन का कामकाज कैसा है। तो एक पुरानी कहानी हमने सुनी थी अरुण भाई कि एक
पहलवान से कमजोर आदमी की टक्कर हो जाती है, परिवार के साथ जाता है, वो पहलवान थप्पड़ मार देता है, तो पहलवान कहता है कि जो कमजोर आदमी कहता है कि मुझे तो मार दिया, लेकिन मेरे चाचा साथ में, जरा इनको मार के दिखाओ। फिर वो कहते हैं मुझे तो मार दिया, मेरा भाई साथ में, जरा इसको मार के दिखाओ। तो वाजपेयी इसी अंदाज में प्रियांक खड़गे को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगली बार जब ये पथ संचलन या जो भी करते हुए नजर आएंगे, कर्नाटक की पुलिस पूछ लेगी कि पहले अपना हिसाब किताब तो दो, हम आपको सुरक्षा तो दे, लेकिन आप हो कहाँ, किस कानून के तहत रजिस्टर्ड हो। तो ये एक सवाल उठ रहा है। अब ये सवाल मोहन भागवत कैसे जिम्मेदार। 2009 में मोहन भागवत जब संघ के प्रमुख बने थे, आडवाणी जैसे नेता को उन्होंने किनारे कर दिया था। वो लिहाज करते, संकोच नहीं करते टाइप का एक बयान दिया था, मैं एग्जैक्ट शब्द भूल रहा हूं, लेकिन आडवाणी जैसे नेता को उन्होंने घर बिठा दिया। ये नियम मोदी और शाह ने लागू किया 75 वर्ष, और इस नियम का इस्तेमाल करते हुए मोदी और शाह की जोड़ी ने आडवाणी को घर बिठाया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाया, संतोष गंगवार को हटाया, कलराज मिश्रा को हटाया, न जाने कितने नेताओं को हटाया, सुमित्रा महाजन का टिकट काट दिया गया, न जाने ये क्या क्या करते हुए नजर आए। संघ चुप रहा। संघ ने कहा कि ये लोग तो जा रहे हैं, भागवत साहब चुप रहे। ये तमाम लोग भागवत साहब से गुहार लगाते रहे, भागवत साहब चुप रहे। उससे पहले 2012 में पूर्ति के मामले को उठाकर नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया, गडकरी को एक तरह से हटना पड़ गया। भागवत साहब कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए भागवत साहब। और यहां तक कि कुछ साल पहले जेपी नड्डा ने पार्टी के संविधान का मखौल उड़ाते हुए नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया। कुछ नहीं कर पाए मोहन भागवत। 75 वर्ष का नियम इन्होंने खुद लागू किया, और जब 75 वर्ष के नियम की याद दिलाई मोहन भागवत ने, तो पूरा का पूरा भाजपाई इकोसिस्टम उनको उनकी औकात बताने में लग गया। मोहन भागवत कुछ नहीं कर पाए। कमजोर व्यक्ति नेतृत्व नहीं दे सकता, कमजोर व्यक्ति संगठन नहीं बचा सकता। इटली और भारत के क्षेत्रफल में क्या फर्क है, कितना बड़ा है इटली हमसे, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात और उनकी हैसियत बता के रख दी है। अपने विदेश मंत्री के दौरे कैंसिल कर दिए। इटली की पूरी मेलोनी की सरकार जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से उनकी राजनीतिक हैसियत बता रही है। और हमारे मोदी साहब ही खी करके हाथ पकड़ने से ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। वहां बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुस्कुराने की आदत, कैसे वो मुस्कुरा पा रहे थे, 3 नागरिकों की हत्या पर उनको याद नहीं था। कमजोर हो गए हैं मोदी, इसलिए तो भारत की इज्जत कमजोर हो गई है। तो आरएसएस का मुखिया मोहन भागवत कमजोर हो गया है, वो अपने फैसलों को लागू नहीं करवा पा रहा है। हालत ये हो गई कि एक जमाने में जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हैसियत और औकात नहीं होती थी कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कुछ बोल सके, मोहन भागवत पर कुछ बोल सके, और यहाँ ट्रोल आर्मी को उतार दिया गया मोहन भागवत के खिलाफ जब उन्होंने 75 वर्ष के नियम की याद दिलाई। जब मोहन भागवत ने कहा कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढना चाहिए, ट्रोल आर्मी मोहन भागवत को याद दिलाती रही। और अब एक अदना सा अधिकारी, ये अदना सा अधिकारी मेरी नजर में वो बड़े अधिकारी हैं अरुण भाई, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शब्दों में बताता हूं कि उनके हिसाब से तो एक अदना सा अधिकारी, एक पूर्व अधिकारी, एक पूर्व आईएएस अब ये बता रहा है कि ट्रस्ट जो था अयोध्या के राम मंदिर का, वो आरएसएस के स्टाइल में चलाया जा रहा था, आरएसएस के सब लोग चला रहे थे। और मोहन भागवत किसको आगे करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता को बोलने के लिए आगे करते हैं। भागवत की अपनी जुबान नहीं खुलती, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको डर लग रहा है, लेकिन ये सवाल सब पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उसके तार जिस तरह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है आरएसएस से, और मोहन भागवत की चुप्पी, और कर्नाटक में जो प्रियांक खड़गे और कांग्रेस की सरकार कर रही है, मोहन भागवत के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और एक स्पष्ट तौर पर ये आज की तारीख में मैं आपको बता देता हूं, ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये मामला थमने वाला नहीं है। आज तक आरएसएस के विरोधी भी, अरुण भाई ये बात सही है, आरएसएस के स्वयंसेवक जब प्राकृतिक आपदा आती है, देश के किसी भी राज्य में आती है, तो आरएसएस के स्वयंसेवक जो हैं वो उसमें सामने आते हैं, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। और विपक्षी दल भी आरएसएस की इस बात के लिए तारीफ किया करता है। आरएसएस मतलब सादगी, आरएसएस मतलब ईमानदारी, इस तरह की बातें सामने रखी जाती थी। लेकिन चंपत राय वाले प्रकरण ने आरएसएस मतलब ईमानदारी को धोखे रख दिया है। अब बाकी लोग तो छोड़ दीजिए, कांग्रेसी हो, सपाई हो, या हम जैसे कुछ पत्रकार जो पत्रकारिता को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो आरएसएस के स्वयंसेवक पूछ रहे हैं कि भागवत साहब कितनी बेइज्जती करवाओगे, भागवत साहब कब तक चुप रहोगे, भागवत साहब कब तक आप बोलना शुरू करोगे,
बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, सब कुछ चंपत राय पे फोड़ने की तैयारी की जा रही है, सारा ठीकरा चंपत राय पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। मोदी और योगी दोनों अपना स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। मोदी तो ये चाह रहे हैं, वो जिस तरह से नृपेंद्र मिश्रा को आगे कर रहे हैं कि दिल्ली तक इसकी आंच न पहुंचे, यानी मोदी की छवि पर कोई फर्क न पड़े। और वहीं अब ऐसा लग रहा है कि मोदी और योगी दोनों कंप्रोमाइज कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों समझौता करने के साथ आएंगे तो ठीकरा किस पे फोड़ेगा? राष्ट्रीय आरएसएस। स्वयंसेवक संघ पे। जो सूत्र ये हमें बता रहे हैं अरुण भाई कि ये जो नृपेंद्र मिश्रा सामने आए और वो कह रहे हैं कि हमें एक सीईओ की जरूरत है। अब ये सीईओ कौन बनेगा? अधिकारी बनेगा, आईएएस बनेगा या आईपीएस बनेगा? सर्विंग उसे वाला तो नहीं बनेगा, कोई नियुक्त रिटायर कौन वाला करेगा? बनेगा? नियुक्त करेगी केंद्र सरकार। नहीं, अब नियुक्त केंद्र सरकार करेगी या उसमें योगी का कितना चलेगा, क्योंकि योगी के हाथ में तो पूरी रिपोर्ट होगी ना, कौन कहां कैसे जिम्मेदार। योगी उस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर देंगे तो बहुतों के राजनीतिक कैरियर पे ताले लग जाएंगे। तो नहीं, अब जो खबर आ क्या यही वजह है कि अब तक जो अंदर खाने चल रही थी सुगबुगाहट, वो खुलकर सामने आ गई है? अब चिंगारी ने एक आग का रूप ले लिया है, इधर योगी के हाथ में सारी कमान आ गई है। या वो आरएसएस पर कार्रवाई करेंगे, या मोदी और योगी का पैचअप हो जाएगा तब आरएसएस पर कार्रवाई होगी? क्या यही सब वजह है जो ये सारी सच्चाई सामने आ रही है? नहीं, वही सबसे बड़ी वजह वही है अरुण भाई। आप इस चीज को देखिए कि जिस तरह से ये चीजें निकलकर सामने आ रही, अब ये लग रहा है कि मोदी योगी पैचअप हो सकते हैं। अब आज की तारीख में नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं सीईओ, मैंने उसको थोड़ा सा तहकीकात करने की कोशिश की कि भैया जब सारा ठीकरा फुट रहा है तो आप सीईओ लाओगे कहां से? दिल्ली से लाओगे कि लखनऊ से लाओगे? तब मुझे पता लगा इसके पीछे की कहानी, कि एक समझौते के फ्रेमवर्क पर भी वर्क किया जा रहा है और इस बार जो सीईओ बनेगा वो योगी आदित्यनाथ का करीबी बनेगा। योगी अच्छा। आदित्यनाथ के साथ रहा हुआ अफसर जो अब रिटायर हो चुका है, जो योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंचों पर नजर आता है, योगी जी ने उनको कई अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है, उनको पहले से ही दे रखी है। उनका नाम है अवनीश अवस्थी साहब। तो ये हो सकता है कि अवनीश अवस्थी अब इस जो ट्रस्ट है उसके नए सीईओ बनाए जा सकते हैं। ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा, तमाम चीजें की जाएगी। और अगर इस दिशा में ये बातें बढ़ती है तो इसका मतलब योगी मोदी साथ आ गए, दोनों ने हाथ मिला लिया है और दोनों जो है अब वो आरएसएस पर और उसके बाद चंपत राय पे सख्त कार्रवाई होगी। चंपत राय के आसपास जो जुड़े लोग हैं वो सख्त कार्रवाई होगी। विश्व हिंदू परिषद बिलबिलाता रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीखता और चिल्लाता रहे, लेकिन ये कार्रवाई होगी तो एक तरफ ये कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ कर्नाटक में राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा कार्रवाई करने की शुरुआत कर ही रखी है। प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक के गृह मंत्री है वो सीधे तौर पर कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। और जब ये सब चीजें चल रही होगी, क्या सिर्फ चंपत राय पर ठीकरा फोड़कर बाकियों को बचाने की कोशिश की जा रही होगी, तो कुछ महीने बाद जिस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ना है मुख्यमंत्री बनने के लिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, क्या वो चुपचाप बैठे रहेंगे? अयोध्या की रग रग से वाकिफ है, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की रग रग से वाकिफ है। और ब्यूरोक्रेसी तो चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती है। अगर उनको लगेगा कि अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं तो पता लगा पूरी फाइल की फोटोकॉपी करके अखिलेश यादव के पास पहुंचा दिया जाएगा, या पूरी फाइल की फोटोकॉपी करके संजय सिंह के पास पहुंचा दिया जाएगा। संजय सिंह के पास पहले भी बहुत सारी चीजें पहुंची है ताकि लोग कंट्रोल में रहे। लेकिन जब अखिलेश यादव खड़े होंगे तो इंडिया गठबंधन खड़ा होगा, राहुल गांधी खड़े होंगे और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का हल्ला बोल वो योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें भी बढ़ाएगा, मोहन भागवत की मुश्किलें भी बढ़ाएगा, नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी बढ़ाएगा। और ये जो सब एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आएंगे उन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन इस स्टोरी में जो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि कई लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है, आरएसएस भी 100 साल का हो गया है, थक गया है आरएसएस। मोहन भागवत साहब भी थक गए हैं, 2009 से 2025 तक चीजों को चलाते 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 वो भी थक गए हैं, 16 साल हो गए। अब क्या होगा? भागवत विदा होंगे, आरएसएस का इकबाल बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो करोड़ों रुपया चंदा में आता है, मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि 5 स्टार होटल जैसा उन्होंने कार्यालय बनाया है, क्या वो करोड़ों रुपया जो गुरु दक्षिणा के तौर पर आता है क्या वो आता रहेगा या बंद हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए जिम्मेदार मोहन भागवत की कमजोरी है, मोहन भागवत की चुप्पी है। नेता अगर चुप रहे, नेता अगर संकट के समय ना बोले तो फिर उस संगठन की उद्देश्य की क्या हालत हो जाती है हम और आप सभी जानते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आरएसएस के अंदर ही एक दूसरी लॉबी खड़ी हो जाए और भागवत साहब को कहे कि भागवत जी आप थक गए हैं,
सरसंघ चालक जो है अपने आप ही संन्यास लेता है और खुद ही अपना उत्तराधिकारी तय करता है, तो मोहन भागवत पर प्रेशर पड़ेगा कि आप तो मोदी को हटा नहीं पाए, जो रही सही मिट्टी थी वो भी आरएसएस की आपने मिट्टी में मिलाकर रख दिया, अब आप छोड़ दीजिए, हमें आप जैसे सरसंघ चालक की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वो अगले 10 से 15 दिन में दिल्ली हो, लखनऊ हो, अयोध्या हो, आपका नागपुर हो, मुंबई हो, असम हो, इन तमाम राज्यों में और मुंबई में, इन तमाम राज्यों में बहुत सारी हलचल आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत सारे वर्तमान आईएएस आईपीएस, बहुत सारे पूर्व आईएएस आईपीएस और बड़े-बड़े औद्योगिक घराने, ये सब इस मामले में उतरते हुए नजर आएंगे। अब अदानी मीडिया क्या करेगी, अंबानी मीडिया क्या करेगी, बाकी मीडिया समूह क्या करेंगे? एक बड़ी लड़ाई की पटकथा तैयार हो गई है। विदा तो होना पड़ेगा, इस्तीफा तो देना पड़ेगा, कुर्बानी तो होगी, लेकिन कौन जाएगा, कौन बचेगा, ये तो प्रभु ही जानते हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा। रोहित, नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा बेबाकी से सारी कहानी बताई, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या राम जी किसी न किसी की कुर्सी लेकर मानेंगे? किसी की तो कुर्सी जाएगी, तो क्या वो नहीं, कुर्सी, ये तो क्या ये महापाप कुर्सी था। संघ की तरफ से जाएगी? देखिए, राम को लाने का दावा करने वाले लोगों में से लगभग लगभग सबकी कुर्सी जाएगी अरुण भाई, सबकी जाएगी। हाँ, ये है कि शुरुआत किससे होगी, इस बात के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने ये गाना गाया, जिस व्यक्ति के गाने का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को भी लगा, वो गायक को भी लगा कि मैं भी बड़ा नेता बन सकता हूँ, टिकट मांगा, बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, फिर वो बयान दिया कि मैं नाराज हूं और ये हूं वो हूं। एक एक अमित शाह छोड़ दीजिए, मनोज तिवारी ने घर पे बुला के अड़का दिया कि औकात में रहो, तो वो औकात में आ गए। अब ये लोग जो ये कहते थे कि भगवान राम को लाए हैं, अब भगवान राम इनको इनकी असली राजनीतिक हैसियत बताने जा रहे हैं। तो सजा तो सबको मिलेगी, सबका नंबर आएगा, लेकिन शुरुआत किससे होगी ये कम से कम हमें देखना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल, अब जो भी है, अब सोमवार को रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।